हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आपने टॉपिक से ही देख लिया होगा कि हम आपको बायोलॉजी कराने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एग्जाम में जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है जनरल स्टडी का। ज्यादातर तो पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में जो भी जीएस होता है उसमें तो जीएससी के ही एग्जाम आते हैं, जनरल स्टडीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर आप एसएससी देखें या स्टेट एसएससी होते हैं उनको देख लीजिए आप, तो उसमें भी आपको 25 मार्क्स के जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जीके जिसको हम बोलते हैं जीके, जिसमें स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, प्लस हमारा साइंस का आता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको जीएस के बैच जो हम स्टार्ट किए हैं फ्रेंड, इसमें हर सब्जेक्ट कराएंगे आपको। बायोलॉजी कराएंगे, साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, हमारा पॉलिटिक्स, जितना जो भी हमारा जीएस का सब्जेक्ट है सब कवर करवाएंगे। लेकिन फ्रेंड आपको हमारे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जितना हो सके, क्योंकि हम आपको जो भी जीएस पढ़ाएंगे फ्रेंड 101% मैं गारंटी देकर बोलता हूँ फ्रेंड, उसमें से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आज जो पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से हो रहा है। जो हम करवाएंगे आपको सेल नाम का चैप्टर होगा, सेल से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब होता क्या है फ्रेंड? बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, मैं आपको बताते चलता हूँ। एक तो फ्रेंड इसमें आता है जूलॉजी, एक आता है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी आता है। तो आप फ्रेंड आपको मैं बता दूं, बायोलॉजी का जो है इसका हिंदी में भी मैं मेरे साथ काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में के हैं, तो उनके लिए भी सुन लीजिए। बायोलॉजी यानी जीव जंतु विज्ञान। ठीक है फ्रेंड, मेरे हैंड राइटिंग से आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है इतना। लेकिन मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको 101% बोलूंगा मैं, कह कर के आपको एग्जाम है देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। ओके फ्रेंड, और बॉटनी का मतलब हुआ पादप विज्ञान, यानी पौधों से रिलेटेड जो विज्ञान होता है वो हमारा हो गया बॉटनी। ओके फ्रेंड, तो ये रहा मतलब फ्रेंड। और कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है फ्रेंड। वो है जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु है, इंग्लिश में बोलते हैं अरस्तुटुल बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं इनको अरस्तु। ठीक है फ्रेंड, हिंदी में अरस्तु हो गया, हिंदी में अरिस्टोटल बोलते हैं इसको हम, और ये फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड। तो उसी तरह होता है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, इन दोनों का जो फादर है यानी इनके जो खोजकर्ता है, फादर का मतलब क्या होगा फ्रेंड? खोजकर्ता। जैसे कि आप जानते होंगे कंप्यूटर के जो पिता है यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज है, आपको सबको पता होगा। तो यानी उन्होंने खोज की थी उस चीज की, इसलिए उनको फादर कहा जाता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड जो अरस्तु से जो इन्होंने बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया और जूलॉजी के बारे में भी अध्ययन किया, तो वो इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी बोला जाता है। फ्रेंड बायो मीन्स होता है जीव जंतु, और लॉजी का मतलब ही फ्रेंड ऐसा वर्ड है, लॉजी मतलब होता है किसी के बारे में हम अध्ययन किए हों या स्टडी किए हों, वो लॉजी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उस तरह जूलॉजी यानी जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, उनको जाना जाता है, वो हमारा जूलॉजी हो गया। अब बायोलॉजी का मतलब जिसमें हमें टोटल बॉटनी आ गया प्लस जूलॉजी, दोनों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा बायोलॉजी हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार फ्रेंड हमारा जो फादर ऑफ है बॉटनी वो है फ्रेंड हमारे थियोफ्रस्टस। ये है फ्रेंड बॉटनी के फादर। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि फादर ऑफ बताइए बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ये एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको जो बेसिक चीज थी जो था आज हम पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेल यानी कोशिका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप तो फिलहाल मैं जो बेसिक था बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया।
अब चलिए हमारा टॉपिक पर जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? सेल है। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, सेल का डायग्राम यानी चित्र बना हुआ है। उसी तरह फ्रेंड सेल यानी मैं यहाँ लेता हूँ सेल जो है, सेल यानी कोशिका होता है, कोशिका। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का बेसिक यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी जीवन का एक आधार जो बोल सकते हैं वो सेल है। क्योंकि आधार क्यों बोला जाता है सेल? क्योंकि हर बॉडी जो भी पादप हो यानी पौधे हो या जंतु है, जंतु में से यानी हम लोग इंसान शामिल हो गया, चाहे जितने भी बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, या अपना ये जानवर हो गए फ्रेंड, ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड? क्या बोलते हैं, जंतु में आ जाते हैं। तो ये सब क्या होगा फ्रेंड, उनका सभी बॉडी जो भी इन सबका जंतु का बॉडी बना हुआ है, पौधों का या जंतुओं का जो उनका बॉडी बना हुआ है, शरीर की संरचना है, वो सेल से बना हुआ है, यानी कोशिका से ही बना हुआ है। इसी कारण फ्रेंड हम बोलते हैं जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड एक चीज और जान लीजिए, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, यानी सेल को मतलब कोशिका होता है, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। लिख लीजिएगा फ्रेंड, साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल हो गया है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता लग गया, कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। उसी तरह फ्रेंड आप अगर आप ये भी एग्जाम में आ सकता है कि सेल का फाउंड किसने किया, यानी खोज किसने किया था, तो आप लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक ने किया था। कह सकते हैं कि सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। आप एग्जाम में याद रखिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में आपने सबने देखा होगा कि रेलवे के एग्जाम हो के गुजरे हैं। तो रेलवे के तकरीबन एग्जाम में आपको पता है कि वहाँ 20 मार्क्स का जो था साइंस का पोर्शन था। वैसे भी फ्रेंड जितने भी एग्जाम होते हैं साइंस के पोर्शन ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसमें बायोलॉजी ज्यादा होता है। तो रॉबर्ट हुक नाम का जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो कि सेल का जिसने खोज किया था, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका था फ्रेंड। बाकी हम आपको सेल के और भी जो थे पार्टिकल्स, इसके जो अपने अंग होंगे, इनके ऑर्गन्स होंगे, सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उनके फादर मतलब उनकी खोज किसने की वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, रॉबर्ट हुक जो थे सेल की खोज इन्होंने की। लेकिन फ्रेंड मैं एक और चीज बता दूं, इन्होंने जब सेल की खोज की थी तो एक पेड़ था जो सूख रहा था, उसका छाल होता है, छाल यानी बार्क जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको छाल से ही उन्होंने सेल की खोज की। उसको देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसका स्ट्रक्चर जब देखा तो उन्होंने देखा कि ये सेल है। लेकिन फ्रेंड जो सेल था वो मरा हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जब पेड़ मर जाता है तभी सूखता है, मरने लगता है तभी वो सूखने लगता है। इसलिए कह सकते हैं जब इन्होंने की थी रॉबर्ट हुक ने, तो एक डेड सेल था, डेड सेल। ओके फ्रेंड, डेड सेल की इन्होंने खोज की थी। लेकिन वैसे भी आपको याद है, सबसे पहले इन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने ही की थी सेल की खोज। तो एग्जाम में ही आता है कि सेल की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। डेड वगैरह नहीं लिखा होता है। लेकिन फ्रेंड एग्जाम टफ हो गया, यानी उन्होंने थोड़ा इसको अलग से फ्रेम कर दिया कि किसने फाउंड किया लिविंग सेल, यानी जीवित सेल, यानी लिविंग सेल यानी जीवित सेल की किसने खोज की थी? तो वो फ्रेंड थे एंटोनियो वन लीवन हुक। फ्रेंड एक चीज मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं मैं। देखिए हुक इसमें भी आ रहा है, हुक इसमें भी आ रहा है, दोनों चीज देखिएगा, यानी हुक उसमें भी, हुक नीचे वाले में भी। तो क्या हुआ, सेल की खोज दोनों ने की। आपको पता लग रहा है हुक यानी खोज किसने की थी इन्होंने। लेकिन फ्रेंड आपको याद रखना है कि डेड इसने की और इसने मरे उसने की, जीवित इसने की। तो कैसे पता लगा सकते हैं? कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो देखिए आप याद रखिए, इसका नाम पर ये क्या लिखा है? एंटोनियो वन लीवन, लीवन। इससे मतलब क्या हो रहा है कि लिव का लाइव होता है, लाइव का मतलब होता है जिंदा। तो लीवन, तो इसका मतलब होगा कि उसने जीवित सेल की खोज की, यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। ओके फ्रेंड, यहां मैं लेता हूं लिविंग सेल। ये सेल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड, आप जान लीजिए इनके बारे में। एक आता है एग्जाम में, बहुत बार देखने को एग्जाम में मिलता है फ्रेंड, आप सब देखे भी होंगे, आप एग्जाम देते होंगे। तो फ्रेंड देखिए, सेल थ्योरी किसने दिया था? ये आता है कि हु गिव्स द सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी किसने दी, यानी कोशिका का जो थ्योरी थी किसने दी थी। तो यहां लिख देता हूं फ्रेंड मैं यहां पर सेल थ्योरी।
शो मैंने दी थी फ्रेंड, पर ही मुझे पकड़ नाम इस पे नहीं याद नहीं। तो सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन शोमैन ने दी थी फ्रेंड। स्लाइडन शोमैन ने दी थी, शोमैन शोवन थी यहाँ से वाइन जिनका नाम है स्लाइडन शोवन, इन्होंने दी थी फ्रेंड। ठीक है, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। ओके, ये मेन चीज है, ये चीज एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाती है कि किसने किसका खोज किया और सेल थ्योरी किसने दी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। आपको बताता हूँ सबसे बड़ा सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि बिगेस्ट सेल का नाम बताइए, स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, लॉन्गेस्ट का नाम बताइए, सब आता रहता है एग्जाम में। तो मैं डायरेक्ट वो सब पहले जो मेन की पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, लॉन्गेस्ट सेल जो है अर्थ के ऊपर वो है, मैं लिखता हूं यहाँ पर लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन सेल। फ्रेंड जो न्यूरॉन सेल है ये सबसे लंबा सेल है, जो कह रहे हैं लॉन्गेस्ट लंबाई सेल में सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो न्यूरॉन सेल है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए लार्जेस्ट सेल जो है, लार्जेस्ट सेल वो कौन सा देख लीजिए ऑन द अर्थ, यानी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन सेल आ जाएगी, यानी न्यूरॉन कोशिका आ जाएगा। लार्जेस्ट यानी बड़ा कोशिका पूछेगा तो ऑस्ट्रिच का अंडा आ जाता है, ऑस्ट्रिच एग। फ्रेंड जो ये ऑस्ट्रिच है ये एक पंछी है, ऑस्ट्रिच है जो ये ऑस्ट्रिच है फ्रेंड ये एक पंछी है, इसका ही जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट है। ओके फ्रेंड, अब ह्यूमन में आ जाइए। ह्यूमन में चले ह्यूमन से स्मॉलेस्ट बताता हूँ, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म फ्रेंड ये सबसे छोटा सेल है, यानी स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसके बाद क्या आता है। अब इसके बाद अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल की बात करें, ह्यूमन में लार्जेस्ट कौन सा सेल है, ओवम। ओवम यानी फ्रेंड ये फीमेल में पाया जाता है। ओवम एक जनन एक कोशिका कह सकते हैं, जनन कोशिका है। ठीक है फ्रेंड, रिप्रोडक्शन सेल है ये, ओवम जिसको बोलते हैं हम। और ह्यूमन में छोटा सेल की बात करें यानी शॉर्टेस्ट कह दें या स्मॉलेस्ट कह दें, ह्यूमन में स्मॉलेस्ट कह दें यानी सबसे छोटा सेल, वो आपका आ जाएगा फ्रेंड स्पर्म। स्पर्म भी फ्रेंड ये जो है ये एक आप कह सकते हैं, ये जो सेल है ये भी सेल एक जनरल सेल है, यानी रिप्रोडक्शन सेल है। ओके फ्रेंड, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो लॉन्गेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा है और शॉर्टेस्ट कौन सा है, या ये सब मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड ये सब जो मैंने आपको बता दिया। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके बारे में, सेल के बारे में। देखिए हमारे बॉडी में एक ऐसा अंग बताऊंगा मैं, एक ऐसा अंग जो बहुत जल्दी रिकवरी करता है अगर वो जख्मी हो जाए या कह दें खराब हो रहा हो, किसी बीमारी से खराब हो गया हो, कट गया हो, ये इस तरह का कोई अंग, वो फ्रेंड कौन सा है जो बहुत जल्दी रिकवरी करता है, रिजेनरेट करता है खुद को। तो फास्टेस्ट लिख रहा हूँ, फास्टेस्ट रिजेनरेशन ऑर्गन, यानी फ्रेंड हमारे बॉडी का कौन सा वो अंग है जो बहुत जल्दी रिकवरी करता है, यानी खुद को रीजेनरेट करता है। तो फ्रेंड देखिए वो है, यहाँ लिखता हूँ नीचे, लीवर। लीवर फ्रेंड, लीवर फ्रेंड हमारे बॉडी का एक ऐसा अंग है जो खराब हो जा रहा है, खराब हो जाने के बाद अगर उसको इसका इलाज हो या उस पर रिकवरी मतलब इलाज होने लग जाए उसका, तो खुद को बहुत जल्दी वो रिकवर करता है। और अगर वो उसका 50% अगर खत्म हो गया है, मान लीजिए जैसे लोग
अल्कोहल का सेवन करते हैं, दारू शराब पीते हैं जो, तो वैसे नहीं पीना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये आपके जो हमारे बॉडी के जो अंदरूनी अंग है यानी इनर पार्ट्स बॉडी के ऑर्गन है उनको बहुत जल्दी ये नुकसान पहुंचाता है, जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, इसलिए सब नहीं करना चाहिए, पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड तो अल्कोहल लेने से ना लीवर का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लीवर डैमेज होने लगता है यानी खत्म होने लगता है। उसको डैमेज को अगर लीवर डैमेज हो गया है और उसका इलाज हो रहा हो तो लीवर ऐसा अंग है हमारे बॉडी के अंदर जो खुद को बहुत जल्दी इंप्रूव करेगा और रिजनरेट करेगा। ओके फ्रेंड, तो फास्टेस्ट रिजनरेशन ऑर्गन हो गया लीवर, एग्जाम में आता है फ्रेंड, आया भी हुआ है पिछले प्रीवियस रेलवे के एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। और फ्रेंड देखिए सेकंड चीज है कि लीस्ट यानी सबसे कम लीस्ट रिजनरेशन किसके पास है, तो हमारे बॉडी के ऐसा अंग जो एक बार उसको नुकसान पहुंच जाए तो बहुत कम संभावना है यानी पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक होगा। तो बताइए गैस कीजिए फ्रेंड कौन सा हो सकता है। तो है फ्रेंड मैं बता देता हूं आपको, उस हमारा बॉडी का जो मस्तिष्क है यानी दिमाग का ब्रेन है वो जो है उसका रिजनरेशन बहुत कम होता है, यानी ये बहुत कम रिकवरी करता है। देखते होंगे कि अगर कहीं भी दिमाग में चोट लग जाता है तो या तो बंदा कोमा में चला जाता है या तो भगवान के पास चला जाता है, उसके रिकवरी का चांस बहुत कम होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ब्रेन हमारा जो है लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है, किसी भी अंग का बनना ऑर्गन का बनना उसके पीछे एक होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ही किसी अंग को बनाता है। तो फ्रेंड ब्रेन जो है यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत कम मात्रा में, बहुत क्या ना के बराबर कह सकते हैं वहां पर सेल डिवीजन होता है, इसलिए फ्रेंड यहाँ पर रिकवरी कम होता है। ओके फ्रेंड, एक और फ्रेंड मैं आपको बता दूं सेल डिवीजन के कारण ही कैंसर का होना संभावना बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर किसी को होता है तो ब्लड कैंसर में ऐसा नहीं कि उसको ब्लड का में कोई कमी होगी, नहीं, ब्लड में हमारे व्हाइट सेल पाए जाते हैं, तो व्हाइट सेल की जो मात्रा जो होगी बहुत ज्यादा होने लग जाएगी तो वही ब्लड कैंसर का कारण बनती है फ्रेंड। तो इसी तरह फ्रेंड हमारे दिमाग में आप सुने होंगे कि ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, तो ब्रेन कैंसर नहीं होने के कारण होता है कि वहां पर नहीं होता है हमारा क्या बोलते हैं विभाजन यानी सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन हमारा ब्रेन ट्यूमर होने के पीछे भी एक सेल डिवीजन एक कारण है। तो हमारे दिमाग में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक तो सेल पाया जाता है न्यूरॉन, दूसरा पाया जाता है जिलियल सेल। एक मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तो सेल है न्यूरॉन, सेकंड है जिलियल सेल है, जिलियल सेल है फ्रेंड। ये जो है इसमें जिलियल सेल जो है इसमें ही सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता है। इस जिलियल सेल में कोशिका विभाजन होने के कारण ही यहाँ पर हमारे बॉडी में यानी हमारे दिमाग में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है इस बार हम देखते हैं। ये आपको समझ आ गया भाई, इरेज कर देता हूँ फ्रेंड सबको मैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ओके फ्रेंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्रेंड ये जान लीजिए क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिक्विड है फ्रेंड जो कि प्रोटीन से बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है फ्रेंड, ये एक लिक्विड है जो कि प्रोटीन से बना होता है। ये सेल के तरल पदार्थ लिक्विड है जो मतलब ये सेल का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, ये जो है सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिक्विड ऐसे लिक्विड पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड, मैं लिखता हूँ लिक्विड है ये, इट इज लिक्विड दैट मेड बाय प्रोटीन, यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फ्रेंड लिक्विड है जो कि प्रोटीन का बना होता है। जितने भी सेल के ऑर्गन्स है, सेल के ऑर्गन्स मतलब लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया फ्रेंड, हमारे सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सभी जितने भी ऑर्गन्स है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, चलिए ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ खासियत थी फ्रेंड। अब हम देखते हैं ये प्लांट में प्रेजेंट रहा। अच्छा बताइए फ्रेंड एक सवाल का जवाब दीजिए, प्लांट की जो प्लांट वाला होता है उसमें प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता, प्लांट का सेल में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट का सेल और एनिमल का सेल में कोई अंतर नहीं है फ्रेंड, एक चीज का अंतर है बताता हूं मैं, सेल वॉल का।
जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और जो हमारा एनिमल सेल होते हैं, ये हमारा जो डायग्राम है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बस इस चीज का अंतर होता है। बाकी जितनी भी चीजें हमारे एनिमल सेल में पाई जाती हैं वो सभी आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं सेल वॉल के बारे में जान लीजिए। कुछ मैं अभी बता दिया मैंने, ऐसे मैंने बता दिया फ्रेंड, सेल वॉल के बारे में कुछ खास नहीं है। सेल वॉल फ्रेंड ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल कहाँ होते हैं? सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड ये बहुत जरूरी होता है प्लांट में प्रेजेंट होने के कारण बताता हूँ मैं क्यों। ये एक आउटर कवरिंग लेयर है, बोल सकते हैं इसको हम। ये जो बाहरी परत है प्लांट का, जो अब देखते होंगे प्लांट देखते होंगे तो उसका जो बाहरी लेयर यानी बाहरी परत होती है वो सेल वॉल होता है। और भगवान ने आपको पता है सेल वॉल क्यों बनाया है प्लांट में। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है लेकिन प्लांट में है, इसके कारण आप बताइए क्यों। देखिए मैं बताता हूँ कि इंसान जो है, ये कोई जंतु है, उसको अपना संरक्षण यानी उसके हाथ पैर है, उसको कोई अटैक होता है तो अपना आपको बचाने में सक्षम होता है, भागने में, दौड़ने में, या उसको कह सकते हैं कि कोई भी टच कर रहा हो ह्यूमन को या मतलब किसी भी एनिमल को कोई टच करता हो तो उसको सेंसिटिविटी कारण वो क्या करता है कि वो संवेदनशीलता के कारण वो चीज को रोक सकता है और फील कर सकता है। लेकिन प्लांट फ्रेंड क्या है, इसके पास हाथ ना पैर ना कोई अंग तो है नहीं कि उसको रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, कोई इस पर हमला करेगा। तो भगवान ने इसको सेल वॉल दिया, इसलिए दिया क्योंकि ये इसका जो सेल वॉल है आउटर कवरिंग लेयर है, जो देखते होंगे कई बार ऐसे आप नोट करते होंगे फ्रेंड, कई लोग होते हैं कोई फोन बतिया रहा है, बात कर रहे हैं तो रख देते हैं, मुक्के मार रहे होते हैं उसको। हाँ, नोट किए होंगे फ्रेंड आप लोग कि बात करते हुए कई तो ऐसे भी होते हैं कि गुस्सा आया तो मुक्का मारने दिए, लात मारने लग गए पेड़ को। तो पेड़ अपना रक्षण कैसे कर सकता है? खुद को रोक नहीं सकता है ना। तो इसीलिए फ्रेंड सेल वॉल जो है उसका अंदरनी जो उसके अंदर वाला पार्ट्स होते हैं उसको कवर करता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए सेल वॉल प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो चलिए और एक और चीज फ्रेंड सेल वॉल के बारे में जान लीजिए। सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज स्पेलिंग पे मत जाइएगा फ्रेंड, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है। सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, एक चीज फ्रेंड, जितने भी आप देखे होंगे हमारे क्लोथ्स बनते हैं, क्लोथ्स हो गया या पेपर हो गया, आप लोग सभी नोटबुक पे लिखते होंगे या कुछ भी किताब वगैरह पढ़ते होंगे, उसका जो पेपर होता है वो सब फ्रेंड सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो आपको पता है सेलुलोज से क्या बना है? सेलुलोज से बना है सेल वॉल। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेल वॉल जो है पेड़ का कपड़े बनाने में हो गया, आपका क्या बोलते हैं नोटबुक के पेपर बनाने में हो गया, इस सब में इन्वॉल्व होता है सेलुलोज। ठीक है फ्रेंड, तो सेलुलोज इन्वॉल्व हो रहा है तो सेल वॉल भी इन्वॉल्व हो जा रहा है खुद पे खुद। ठीक है फ्रेंड, तो सेलुलोज का ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। मैं रेज करता हूँ अब इसको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता लग गया, सेलुलोज पता लग गया। तो नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड हमारा है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ये फ्रेंड इसकी मैं बता दूं इसकी खोज किसने की थी, जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज थी ऑल्टमैन नाम के वैज्ञानिक कह सकते हैं थे, ऑल्टमैन। इन्होंने इसका फाउंडेशन तो नहीं होगा मतलब खोज की थी, फाउंड किया था। ठीक है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानिए। हमारे बॉडी के जो मतलब सेल जो होता है फ्रेंड, जो ये आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, सेल का डायग्राम है फ्रेंड। तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, जो दो ये माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे सेल के लिए मतलब कह सकते हैं हमारे बॉडी के लिए भी कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका होना बहुत जरूरी है। इसके अभी मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आपको भी लगेगा कि हाँ जी इसको होना जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया फ्रेंड? ऑल्टमैन ने खोज किया। ओके फ्रेंड, अब जानिए माइटोकॉन्ड्रिया के और बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ओके फ्रेंड, क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल फ्रेंड? जैसे आपको पता है कि पावर हाउस का काम क्या होता है? एनर्जी बनाना। एनर्जी मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए
एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी स्रोत, ऊर्जा स्रोत क्या? बिजली हो गया, हम बिजली वगैरह होती है, हमको ऊर्जा मिलता है, यही एनर्जी होता है। तो हमारे बॉडी के लिए बिजली जरूरी नहीं है, हमारे बॉडी के लिए हमारे खाना, हमारे अंदर जो भी हम इनहेल कर रहे हैं उसमें जो हमारे एनर्जी जो चाहिए होता है उसको ऊर्जा हो गया हमारे लिए। तो जो हमारे खाने में से एनर्जी बनाता है वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ओके फ्रेंड, क्योंकि ये एनर्जी बनाने में काम करता है, एनर्जी बनाने के अंदर बहुत ज्यादा ये काम करता है। कैसे काम करता है और किसका और काम जान लीजिए क्या है ना, ये एनर्जी बनाने में काम आता है फ्रेंड। सेकंड, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में यानी श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी सेल को रेस्पिरेशन करता है। या आप कह सकते हैं कि ये सेल को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड, सेकंड थर्ड चीज फ्रेंड, हमारे बॉडी में एक क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल फ्रेंड क्या होता है आप जान लीजिए। क्रेब्स साइकिल होता है फ्रेंड कि मैं बता दूं क्रेब्स साइकिल क्या होता है फ्रेंड। क्रेब्स साइकिल का मतलब होता है कि एक साइकिल चलता है जिससे होता है कि उसमें कितने क्रेब्स साइकिल घूमेंगे कि उससे एक पावर हाउस में लेके एनर्जी बनेगा, 1 ATP एनर्जी बनेगा। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है, 30 ATP क्रेब्स साइकिल से 30 ATP, यानी ATP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ATP बहुत बार एग्जाम में आता है, एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं फ्रेंड। देखिए 30 ATP बनेगा, 30 ATP यानी जब भी क्रेब्स साइकिल चलेगा तो देखिए क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन क्रेब्स साइकिल भी चलेगा तो कितने ATP बनेंगे, 38 ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, जो कि हमारे एनर्जी बॉडी में एनर्जी बनाने के बहुत काम आता है। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड इसको चलाने के लिए, क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा हमारे सेलों को तो क्रेब्स साइकिल नहीं चल पाएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब देखते हैं। और फिर एक और चीज जानिए, मैंने बताया था मैंने 30 ATP बनेगा तो एक एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी का स्रोत हमारे बॉडी में होता है ग्लूकोज, जो भी हमारे हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है फ्रेंड, वो मिलता है हमें ग्लूकोज से मिलता है। तो ये 30 ATP 1 ग्लूकोज बनाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप समझते चलिए और इसको नोट डाउन करते चलिएगा फ्रेंड। ठीक है, हम इरेज कर देंगे। आपको मैंने बता दिया डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहिए या गोल्गी बॉडी कहिए, आपको जो इच्छा आप जो मर्जी इसको कहिए। ठीक है फ्रेंड, गोल्जी बॉडी के बारे में जान लीजिए। इसके बारे में कोई खास नहीं है, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। सबसे पहली बात फ्रेंड, इसकी खोज किसने की थी? इसका खोज का एग्जाम में पूछते ही नहीं है। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके नाम से पता लग जाएगा किसके खोजकर्ता का। जिसने इसका खोज किया था गोल्जी बॉडी का, इसके नेम से पता चल जाएगा कि इसका खोज किसने किया था। जैसे कि फ्रेंड इसका जो खोज करने वाला था उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी थे जिन्होंने उनकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर, गोल्जी के नाम पर उनका गोल्जी इसका नाम पड़ा, कैमिलियो गोल्जी। इसका काम क्या है बॉडी में फ्रेंड, ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। यानी हमारे बॉडी में एनर्जी कौन बनाता है फ्रेंड, मैंने अभी जस्ट बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। एग्जाम में बहुत बार आता है, विच ऑर्गेनिज्म नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कौन सा अंग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। तो आप बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने की? ऑल्टमैन ने। उसी तरह एनर्जी कौन बनाता है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी एनर्जी को पहुंचाना, हमारे बॉडी के सभी अंगों तक एनर्जी ले जाने का काम इसका काम है, गोल्जी बॉडी का काम है। ओके फ्रेंड, तो ये रहा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है वैक्यूलस है फ्रेंड। वैक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड, आपको साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं फ्रेंड, मेरी बात सुनकर ध्यान से अपने गांठ बांध लीजिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश को साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए गोल्जी बॉडी को हिंदी में भी गोल्जी बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में भी गोल्जी बोलेंगे। वैक्यूल्स को भी अगर हिंदी में बोलते हैं नहिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आप हिंदी में एग्जाम में होता है डायरेक्ट हिंदी नहीं पूछता, सीधा आपको वैक्यूल्स देगा, तो आप नहीं इसको हिंदी ट्रांसलेट कर पाइएगा। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड
आपको साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी नहीं पता होगा काम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश आपको पता होना जरूरी है। तो फ्रेंड वैक्यूल्स का काम क्या है? इसका काम है फ्रेंड वाटर स्टोर करने का। वैक्यूल्स फ्रेंड ये क्या करता है? वैक्यूल्स क्या करता है? वाटर को स्टोर करने का काम करता है। और फ्रेंड इसका मेन काम था एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करना। इसका जो मेन काम था वाटर स्टोर करना। और एक और इसका काम है फ्रेंड, ये देखिए दो तरह का होता है। एनिमल में पाया जाता है, जो एनिमल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो प्लांट्स में पाए जाते हैं फ्रेंड वो लार्ज होते हैं। इसका रीजन आप बता सकते हैं? लार्ज होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, इसका रीजन फ्रेंड आप बता सकते हैं तो बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कारण इसका क्या है। देखिए फ्रेंड, जो हम लोग हैं यानी इंसान हो गए या एनिमल्स हो गए, उसमें फ्रेंड क्या है, वैक्यूल छोटे पाने के कारण क्या है कि हमको पानी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, हमारे अंदर पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना होता है। हम पीते हैं, हमारा पानी हमारे बॉडी में ऑलरेडी 70% ऑब्जॉर्व हो जाता है, और हम नीड के अनुसार हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड प्लांट्स में क्या होता है तो उनको, जैसे मान लीजिए प्लांट्स का मैं चित्र बना देता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए मुझे प्लांट बन गया। मेरी डायग्राम मेरा जो ड्राइंग है फ्रेंड उतना अच्छा नहीं है ड्राइंग, लेकिन आप मेरे भावनाओं को समझिएगा। मान लीजिए ये प्लांट का जड़ हो गया, यहाँ पानी पे है, यहाँ पर पानी है, यहाँ से पानी है, ठीक है फ्रेंड। अब ये क्या करना है, इसको पानी को यहाँ पत्तों तक पहुंचाना है, इसके पत्तों तक पहुंचाना है। पत्तों तक पहुंचाने के लिए फ्रेंड यहाँ पर अगर जो वैक्यूल्स में मैंने बताया था नलिकाएं, यानी क्या कहते हैं पाइप टाइप के समान होती है, पाइप जैसा संरचना होती है, उनकी लंबी होती है। तो यहाँ पर अगर जितनी लंबी होंगी, जितनी बड़ी होंगी, उतना ही पानी ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, उतना ही तेज पानी का वो संचालन कर सकेगा ना पत्तों तक। इसीलिए फ्रेंड प्लांट्स में ये लार्ज होते हैं और एनिमल्स में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड, तो ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा इसके बाद सेंट्रोसोम है। तो मैं चलिए सेंट्रोसोम के बारे में बताता हूँ। सेंट्रोसोम हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका होना बहुत जरूरी है। इसका मैं बताऊंगा कारण क्यों है। देखिए सेंट्रोसोम फ्रेंड क्या है कि सेंट्रोसोम इसलिए जरूरी है हमारे बॉडी में क्योंकि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और फ्रेंड हमारे तो फ्रेंड सेंट्रोसोम के बारे में जानिए क्या है। सेंट्रोसोम जो फ्रेंड है हमारे सेल का एक बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए सेंट्रोसोम का लिखा हुआ है, ये रहा सेल के अंदर पाया जाता है। यानी सेल के अंदर अभी मैंने बताया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक लिक्विड है, उसी में हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये रहा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का हमारे बॉडी में, हमारे सेल में होना बहुत जरूरी है। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों है फ्रेंड। क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हमको डिवीजन में हेल्प करता है, इसलिए हमको होना, हमारे सेल में होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन होना क्यों जरूरी है अभी जान लीजिए। देखिए फ्रेंड क्या होता है कि अभी देखे होंगे कई बार हम गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे जो स्किन होता है फट जाता है, स्किन में फट जाने के कारण या भी कोई भी बोन वगैरह टूट जाता है। तो इसको जोड़ने के लिए, बोन्स को जोड़ने के लिए क्या होता है कि बोन आपस में सेल डिवीजन यानी होएगा तभी नया बोन बनेगा, तब उससे जुड़ेगा ना फ्रेंड। इसीलिए स्किन या बोन को या कोई भी हमारे अंग को रिकवरी करने के लिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो सेल को डिवीजन में मदद करता है, यानी सेल डिवीजन कौन करता है, सेंट्रोसोम ही करता है। इतना आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ये जो है बच्चों में ज्यादा होता है, ये छोटे बच्चे होते हैं उनमें वो ज्यादा होता है सेल डिवीजन। बच्चों में, चिल्ड्रन में कह सकते हैं हम, बच्चों में ज्यादा होता है सेल डिवीजन। लेकिन फ्रेंड ये जो है आपका बूढ़ों यानी क्या कहते हैं, यानी एजेड जो लोग होते हैं, यानी बुढ़ापा और क्या कहते हैं जो लोग होते हैं, उनमें ये कम होता है। इसका कारण बताता हूँ। अब देखे होंगे जो जैसे जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कहते नहीं कि थोड़ा ध्यान से चलो, नहीं तो गिर जाओगे तो कहीं कमर में चोट आ जाए, ठीक भी नहीं होगा, बुढ़ापा आ गया है। तो फ्रेंड ऐसा होता है कि बुढ़ापा में ये सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक होने का चांस कम हो जाता है, इसीलिए लोग उनको सावधानी बरतने को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड,
सेल डिवीजन बच्चों में ज्यादा एक और चीज बता दूं, देखे होंगे बच्चे, छोटे बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। एक और चीज देखे होंगे आप लोग कि कैसे बच्चे, कोई जमीन बच्ची से गिर जाती है उसको उठा के खा लेते हैं, लेकिन वो कोई बीमार नहीं होता। लेकिन हम लोग बड़े हो जाने के बाद चीज नहीं उठा के खाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों के अंदर जो सेल डिवीजन या सलाइवा जो होता है, सलाइवा के अंदर ऐसे बहुत सी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि उनको बीमार होने या उनको बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये बच्चों में ज्यादा होता है, किनमें कम होता है? बूढ़े लोगों में, यानी जो ज्यादा एज वाले होते हैं, बुढ़ापे, बूढ़े क्या कहते हैं, बूढ़े लोगों में कम होता है। ये चीज रखिएगा फ्रेंड कि बस इसका मेन काम आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सेल डिवीजन में काम करता है। ओके फ्रेंड, सेल डिवीजन ज्यादा अगर बॉडी में हो तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर को कैंसर होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है कि ज्यादा होने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा ब्लड कैंसर होता है, WBC की मात्रा ज्यादा हो जाती है। फ्रेंड, जो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर का जो इलाज होता है वो केमियोथेरेपी द्वारा होता है। केमियोथेरेपी द्वारा कैंसर किया इलाज होता है। हमारे ब्रेन में दो तरह के सेल बताया था मैंने, न्यूरॉन और जिलियल सेल पाया जाता है। न्यूरॉन जो होता है फ्रेंड वो सेल डिवीजन नहीं करता, लेकिन जिलियल सेल जो होता है उसमें सेल डिवीजन होता है, जिससे हमारा ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना हो जाती है। ओके फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पर, तो फ्रेंड ये हमारा जो बायोलॉजी का है, यहाँ इसको विराम देते हैं, रेस्ट देते हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है सेल का, तो चलिए जो पार्ट बच गया है उसको हम कल करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम इससे भी आपको बेहतर कर सकें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।